वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ताजनगरी में जुटेंगे दुनिया भर के 1000 न्यूरो सर्जन। ब्रेन स्ट्रोक के प्रति जनता को करेंगे जागरूक। न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का 70वां अधिवेशन ताजनगरी में हो रहा है। कल से शुरू हुआ और 11 दिसंबर तक 5 दिन दुनिया भर के करीब 1000 न्यूरो सर्जन यहां रहेंगे। 435 शोध पत्र पढ़े जाने हैं। पहले दिन बुधवार को विशेषज्ञ ग्राम प्रधानों के माध्यम से जनता को ब्रेन स्ट्रोक के प्रति जागरूक करेंगे। आम नागरिक भी शामिल होंगे। उन्हें बीमारी के लक्षण, बचाव और उपचार संबंधी जानकारी दी जाएगी। लोग विशेषज्ञों से प्रश्न भी पूछ सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाली 2400 नौकरियां। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में शानदार भर्ती निकली है। इस भर्ती के तहत करीब 2400 रिक्तियां हैं। इन रिक्तियों पर चयनित होने वाले युवाओं को 67,000 से 2 लाख रुपए महीने तक वेतन दिया जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विभिन्न विभागों में चिकित्सा अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 5 जनवरी 2023 तक आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकती हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन में बोले सीएम योगी, स्मार्ट के साथ सेफ सिटी के लिए काम कर रही सरकार। प्रबुद्ध सम्मेलन में बुधवार को शाहजहांपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी के साथ ही सेफ सिटी भी बनाएंगे। चौराहों पर ट्रैफिक मैनेजमेंट और सीसीटीवी कैमरे लगाकर लूटपाट की घटनाओं को रोकने का काम हो रहा है। खेतनीबाग रामलीला मैदान में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने 30 मिनट के भाषण में सरकार की योजनाओं को गिनाया। उन्होंने कहा कि आज लोगों को आवास योजना, आयुष्मान योजना के साथ ही तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए यूपी डिप्टी सीएम समेत अन्य मंत्री विदेशों में करेंगे रोड शो। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अगले साल 10 से 12 फरवरी के बीच होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर योगी सरकार के मंत्री और अधिकारी 18 देशों में रोड शो करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये टीम्स जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, बेल्जियम और नीदरलैंड समेत कई अन्य देशों का दौरा करके वहां की सरकारों और बड़ी कंपनीज को यूपी में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे। विदेशों में रोड शो के लिए कई टीम का गठन किया गया। इसमें एक टीम की अगुवाई डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और आईटी मिनिस्टर योगेंद्र उपाध्याय करेंगे। जमजात बीमारियों के इलाज को रेफर नहीं होंगे। वाराणसी के बच्चे, बीएचयू में होगा मुफ्त इलाज। वाराणसी में बीएचयू अस्पताल के बाल रोग विभाग में 39 तरह की जन्मजात बीमारी का जल्द ही मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके लिए 50 लाख रुपए खर्च कर डिस्ट्रिक्ट इंट्रावेंशन सेंटर बनेंगे। इसके बाद बच्चों को अलीगढ़, कानपुर सहित अन्य शहरों में रेफर नहीं करना होगा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जन्मजात होने वाली 39 बीमारियों का निःशुल्क इलाज होता है। सर्जरी भी मुफ्त होती है। 10 साल में 125 गुना हुई गोरखपुर के लोगों की उड़ान। महज 20 यात्रियों के साथ उड़ान सेवा शुरू करने वाले गोरखपुर एयरपोर्ट ने 10 सालों में कीर्तिमान कायम किया। यहां एक दिन में सर्वाधिक 2914 यात्रियों की उड़ान का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। इस समय यहां रोजाना यात्रियों की औसत संख्या 25 से 2600 के बीच है। हवाई सेवा की रफ्तार पकड़ने के बाद अधिकारियों ने चेन्नई और गोवा की उड़ान शुरू कराने की भी तैयारी शुरू कर दी है। अयोध्या काशी की तर्ज पर संवरेगा नैमिषारण्य धाम। काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और विंध्यवासिनी धाम की तर्ज पर सीतापुर के नैमिष धाम के पुनरुद्धार का रास्ता साफ हो गया। 88,000 ऋषियों की पावन तपस्थली नैमिषारण्य अपनी पौराणिक महत्ता के अनुसार अब विकास की राह से जुड़ने जा रहा है। उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद विधायक 2022 विधानमंडल से पारित हो गया है। नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास योजना का विस्तार प्रदेश के सीतापुर और हरदोई जिले की सीमा के भीतर स्थित नैमिषारण्य क्षेत्र में होगा। परिषदीय विद्यालयों में तलाशे जा रहे संस्कृत डिग्री धारक शिक्षक। अब परिषदीय विद्यालयों में ऐसे शिक्षकों की तलाश हो रही है जिनके पास स्नातक में संस्कृत विषय है या परा स्नातक संस्कृत विषय में किया हुआ है। यही नहीं, ऐसे शिक्षकों की भी खोज हो रही है जो परिषदीय स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं और उनके पास संस्कृत के किसी विषय में पीएचडी है। राज्य हिंदी संस्थान ने कानपुर नगर समेत प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा कि वे अपने जिलों में स्नातक, परा स्नातक और पीएचडी में संस्कृत लेने वाले शिक्षकों की अलग अलग संख्या तत्काल भेजें। यूपी में बिल्डर्स से सबसे अधिक पीड़ित एनसीआर वाले।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिल्डर्स से सर्वाधिक लोग पीड़ित हैं। योजना लाने के समय किए गए वादा पूरा न करने वालों में यहीं के बिल्डर डिफॉल्टर भी हैं। एनसीआर में जहां 9,755 शिकायतें बिल्डर्स के खिलाफ आईं, तो गैर एनसीआर में मात्र 2,963 शिकायतें। विधानसभा में रखी गई उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 में इसकी पूरी जानकारी दी गई है। यूपी के छात्र का कमाल, 12,000 में तैयार कर दी 6 सीटर इलेक्ट्रॉनिक साइकिल। यूपी के एक छात्र ने ऐसा कमाल कर दिया कि उसकी कला और लगन को देखकर आनंद महिंद्रा तक को बधाई देनी पड़ गई। ये कमाल किसी और का नहीं बल्कि आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के लोहरा गांव निवासी बीसीए के छात्र असद अब्दुल्लाह ने किया। कबाड़ से सामान जुटाने के बाद मात्र 12,000 रुपए के खर्च में 6 सीटर इलेक्ट्रॉनिक साइकिल तैयार कर दी। महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरपर्सन आनंद महिंद्रा ने उसकी फोटो ट्वीट कर बधाई दी है। 2 घंटे में लौट गई कंपनीज, बेरोजगार करते रहे इंतजार। इस बार रोजगार मेले में कई युवाओं को अपनी काबिलियत साबित करने का मौका नहीं मिल सका। कई कंपनीज के प्रतिनिधि महज 2 घंटे में ही वापस चले गए। उन्होंने वहां पर पूरे समय बैठना भी उचित नहीं समझा, जबकि आमतौर पर प्रतिनिधि मेले में 4 से 5 घंटे रुकते हैं। कंपनी वालों के लौटने के बाद पहुंचे अभ्यर्थियों को निराश लौटना पड़ा। मेले में सिर्फ 104 अभ्यर्थी ही इंटरव्यू दे सके, इनमें 36 को नौकरी भी मिल गई। यूपी में डॉल्फिन घड़ियाल के साथ ले सकेंगे सेल्फी। मेरठ के हस्तिनापुर सेंचुरी और गंगा के किनारे जल्दी सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। गंगा किनारे सेल्फी पॉइंट बनाने की वन विभाग कवायद में जुटा है। इधर पर्यटन विभाग भी हस्तिनापुर सेंचुरी में पर्यटन विकास के लिए कार्य योजना बना रहा है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हस्तिनापुर सेंचुरी में 2 और गंगा के किनारे 3 स्थानों पर सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे, ताकि सेंचुरी में विदेशी पक्षियों, गंगा की गोद में जल क्रीड़ा करती डॉल्फिन और घड़ियाल के साथ सैलानी सेल्फी लेकर उस क्षण को यादगार बना सकेंगे। दिल्ली के पास मौजूद इस जगह को गंगा सिटी बनाने जा रही है यूपी सरकार। दिल्ली से लगभग 110 किलोमीटर दूर गढ़मुक्तेश्वर प्राचीन शहर है, जो कभी हस्तिनापुर का हिस्सा हुआ करता था। वर्तमान में गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में पड़ता है। दिल्ली से ये काफी नजदीक है, जहां लोग गंगा स्नान कर सकते हैं। मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर सहित यहाँ 4 मंदिर हैं, जहां देवी गंगा की पूजा होती है। गढ़मुक्तेश्वर का उल्लेख भागवत पुराण और महाभारत में पांडव साम्राज्य की प्राचीन राजधानी हस्तिनापुर के हिस्से के रूप में देखा गया है। शहर का नाम देवी गंगा की पूजा के लिए समर्पित मुक्तेश्वर महादेव के मुख्य मंदिर से लिया गया है। काशी विद्यापीठ के छात्र ने तैयार किया यू एग्री ऐप। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में कृषि विज्ञान के छात्र अब यू एग्री ऐप के जरिए अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। विद्यापीठ के भैरव ताला परिसर में कृषि के छात्रों ने किसानी की पढ़ाई को आसान बनाने के लिए ये पहल की है। काशी विद्यापीठ में भैरव तालाब परिसर के बीएससी कृषि विज्ञान के छात्र उदय सिंह ने छात्रों के सहयोग से ये ऐप तैयार किया। प्लांट पैथोलॉजी के शिक्षक डॉक्टर प्रेमचंद सिंह ने बताया कि कृषि छात्रों की पढ़ाई को आसान बनाने के लिए ये पहल की गई है। दिवालिया हुई वाराणसी की कंपनी, रजार पर गोरखपुर शहर के व्यापारी। वाराणसी की तेल कंपनी जेवीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड से कारोबार करने वाले जनपद के करीब 15 व्यापारियों को सीबीआई का नोटिस आ सकता है। हालांकि इनमें से 3 तेल व्यापारियों को नोटिस मिल चुका है। सूत्रों के अनुसार जेवीएल ने इन व्यापारियों को उधार पर तेल देने का दावा किया। आरोप लगाया कि इन्होंने उधार चुकता नहीं किया, जिसकी वजह से वो दिवालिया हो गई। मुख्यमंत्री योगी से मिली मेलिंडा गेट्स, बोली यूपी का कोविड प्रबंधन मॉडल दुनिया के लिए अनुकरणीय। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह संस्थापक मेलिंडा गेट्स ने बुधवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। उत्तर प्रदेश आगमन पर मुख्यमंत्री योगी ने मेलिंडा गेट्स व उनके सहयोगियों का अभिनंदन किया। विशेष मुलाकात में मेलिंडा गेट्स ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ स्वास्थ्य, पोषण और कृषि के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को और बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। मेलिंडा गेट्स ने कहा कि हाल के वर्षों में कोविड प्रबंधन और इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारी पर नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश ने जो काम किया वो एक अनुकरणीय मॉडल है। केंद्रीय विद्यालय में 12वीं पास के लिए निकली 10,000 से ज्यादा वैकेंसी। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने देश भर में केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए 13,404 पदों पर वैकेंसी निकाली। इसमें टीचिंग, नॉन टीचिंग सेक्शन ऑफिसर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, फाइनेंस ऑफिसर, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए 40 साल की उम्र तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 26 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। लाखों पेंशनर्स की बल्ले बल्ले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से इस बार बुजुर्गों और विधवाओं को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इस बार के बजट में सरकार इन लोगों की पेंशन बढ़ाने का फैसला ले सकती है। 1 फरवरी 2023 को बजट पेश किया जाएगा। इस बार बजट में पेंशनर्स की पेंशन में कितना इजाफा हो सकता है? देश के जाने माने अर्थशास्त्रियों ने बजट से पहले वित्त मंत्री को पत्र लिखा, जिसमें सोशल सिक्योरिटी के हद पेंशन बढ़ाने की मांग की गई। इसके साथ ही मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए भी पर्याप्त प्रावधान करने की मांग की है। 1000 दिन बाद कोरोना मुक्त हुआ लखनऊ, सक्रिय मामलों की संख्या अब 0। महामारी के भयंकर आंधी के बाद कल पूरे 1000 दिन बाद राजधानी लखनऊ को कोरोना संक्रमण से मुक्ति मिल गई। कल एकमात्र संक्रमित व्यक्ति कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गया और कोई नया मामला नहीं मिला। इसकी वजह से सक्रिय मामलों की संख्या 0 हो गई। राजधानी में 11 मार्च 2020 को पहली बार कोरोना संक्रमण का नया मामला मिला था। इसके बाद संक्रमण के नए मामलों में उतार चढ़ाव जारी रहा, लेकिन सक्रिय केस की संख्या 0 तक नहीं पहुंची। ई-श्रम कार्ड में इस बार सभी लोगों के खाते में डाल दिए 1000 रुपए। ई-श्रम एवं एनसीएस पोर्टल के एकीकरण से हजारों ई-श्रम पंजीकृत नागरिकों को केंद्र सरकार रुपए 1000 की सहायता राशि उपलब्ध करवा रही है और कई श्रमिकों के बैंक खातों में ये सहायता राशि ट्रांसफर कर दी गई कि ई-श्रम कार्ड बैलेंस चेक के माध्यम से हमारे श्रमिक भाई पेमेंट का विवरण देख पाएंगे और शेष श्रमिकों को भुगतान की स्थिति का विवरण भी प्राप्त हो सकता है। 11 करोड़ पात्र श्रमिकों को रुपए 2000 की राशि 2 किस्तों में प्रदान की जा रही है और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को प्रथम किस्त का लाभ प्राप्त हो चुका है तथा द्वितीय किस्त को ई-श्रम कार्ड पेमेंट चेक के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है। पीएनबी के ग्राहकों के लिए हाई अलर्ट, आज ही करवा लें ये काम वरना नहीं कर पाएंगे कोई ट्रांजैक्शन। अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक के खाता धारक हैं तो ये खबर आपके लिए बड़े काम की है। बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए हाई अलर्ट जारी किया। अगर आपने अब तक केवाईसी नहीं किया तो जल्द कर लें। बैंक ने ग्राहकों से अपील की है कि सभी ग्राहक 12 दिसंबर 2022 तक केवाईसी करा लें। केवाईसी कराने के बाद ग्राहकों का बैंक खाता एक्टिव रहेगा, वरना ग्राहक किसी भी तरह का लेन देन नहीं कर पाएंगे। आरबीआई के नए फैसले से बदल गया एफडी सेविंग्स लोन पर ब्याज दर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेपो रेट में फिर से दोबारा बढ़ोतरी कर दी गई और इसके साथ ही आज 35 बेसिस पॉइंट का इजाफा आरबीआई गवर्नर की तरफ से बैंकों के लिए कर दिया गया। जानिए इस इजाफे के साथ आपके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अब तक जो भी फिक्स डिपॉजिट पर आपको ब्याज मिल रहा था उस पर अब और ज्यादा ब्याज बैंक ऑफर करेंगी और बढ़े हुए रेपो रेट का लाभ देंगे। इससे सामान्य ग्राहकों को सुरक्षित रूप से ज्यादा बढ़िया रिटर्न कमाने का मौका मिलेगा। 2 जिलों के कप्तान समेत 6 आईपीएस के तबादले, गाजियाबाद व प्रयागराज में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त। डीजीपी मुख्यालय ने मंगलवार देर रात 6 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। उत्तर गाजियाबाद व प्रयागराज पुलिस कमिश्नरी में अतिरिक्त पुलिस आयुक्तों की तैनाती कर दी गई है। पीलीभीत के पुलिस कप्तान दिनेश पी को गाजियाबाद और फायर सर्विसेज में तैनात डीआईजी आकाश कुलहरी को प्रयागराज का पहला अतिरिक्त पुलिस आयुक्त बनाया गया। दूरसंचार विभाग में डीआईजी जुगल किशोर को फायर सर्विस में तैनाती दी गई। अखिलेश यादव ने ईवीएम पर साधा निशाना, पोस्ट की मुख्य चुनाव आयुक्त व जर्मन विदेश मंत्री की तस्वीर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जर्मनी ने 2009 में ही ईवीएम को नकार दिया था। इसके बाद भी भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ईवीएम की कौन सी बारीकी सिखाई जा रही है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जर्मनी के विदेश मंत्री की ईवीएम के साथ फोटो भी शेयर की। रोमांचक मैच में बांग्लादेश ने भारत को 5 रन से हराया। 7 साल बाद वनडे सीरीज जीती। भारत और बांग्लादेश के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच ढाका में खेला गया। इस सीरीज के पहले मैच में भारत को 1 विकेट के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरे मैच में बांग्लादेश ने टीम इंडिया को 5 रन से हराकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। ढाका के शेर बांग्ला स्टेडियम में खेले गए मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 50 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 271 रन बनाए। मेहदी हसन मिराज ने 83 गेंदों में 100 रन की नाबाद पारी खेली। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।